चेक ऑन। अब सही है। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने लिनक्स का इंट्रो लिया था। इंट्रो टू लिनक्स था कि लिनक्स है क्या, उसको क्यों यूज़ करें एंड सो ऑन। और फिर आप सबको जब कन्विंस कर दिया कि लिनक्स यूज़ करना है, तो फिर आप सब ने लिनक्स इंस्टॉल भी कर लिया है। और अब हम लिनक्स को एक्चुअली में यूज़ करते हैं। तो वैसे तो आपने चैप्टर 4 में एज अ फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, इसमें इतना कोई ख़ास कंटेंट है नहीं, बट वैसे ही हम कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो जो लिनक्स का एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो वैसे तो आप लोगों ने क्योंकि इंस्टॉल कर लिया तो प्रॉब्ली उसको यूज़ करके भी देखा होगा। काफ़ी इजी है ubuntu का एक्सपीरियंस, विंडोज़ और मैक से मिलता जुलता है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, एटलीस्ट GUI पे तो नहीं है। अच्छा, तो चैप्टर 4 देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम आगे काम की बातों पर भी आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो जब आप अपना लिनक्स कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास ubuntu जब लॉगिन होता है तो आपके पास एक डेस्कटॉप नज़र आएगा आपको, और इट्स नॉर्मल डेस्कटॉप। इसमें आइकन्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। एक चीज़ है इसमें आपको जो डिफरेंट फील होगी वो क्या है कि इसमें जो विंडोज़ की जो स्टार्ट मेन्यू होती है वो नहीं है। इंस्टेड के यहाँ पर एक ये मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर एक डॉक है जिसके अंदर आप अपने फेवरेट एप्लीकेशंस के आइकन्स सेव कर सकते हैं और उनको फिर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। सिमिलर टू मैक, लेकिन जैसे मैक में मेरे पास नीचे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर डॉक होता है, इसी तरह से ubuntu पर भी आपके पास डॉक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे आता है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको भी आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे ला सकते हैं, फिर ये बिल्कुल ही मैक की तरह हो जाएगा। अच्छा, बाकी फिर आपके पास जो टॉप बार है उसके अंदर आपके पास कॉर्नर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सच एज़ अगर आप लैपटॉप वगैरह पर हैं तो उसमें आपकी बैटरी का आ रहा होगा, साउंड का आ रहा होगा, वाईफ़ाई अगर कनेक्टेड है तो वाईफ़ाई सेटिंग्स आ रही होंगी एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की सेटिंग्स राइट कॉर्नर पर हैं, और जब आप कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पर आपके उसके बटन्स होंगे। Each distribution uses the root username for administrator access। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर डिफरेंट यूज़र्स होते हैं। जैसे हमने कहा था कि लिनक्स एक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो होता है वो रूट यूज़र के पास होता है। ठीक है, तो वो आप रूट यूज़र को एक्सेस भी कर सकेंगे। द डेस्कटॉप दैट कम्स अप इज आइदर KDE और GNOME। तो ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेस्कटॉप्स हैं जो लिनक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, टर्मिनल। हमारा जितना भी काम हम लोग करेंगे वो टर्मिनल पे होगा। टर्मिनल क्या है? एक विंडो है, छोटी सी टर्मिनल कहते हैं इसको, जिसके अंदर हम टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स पास करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, नॉर्मली आपने अभी तक जितनी भी कंप्यूटर की यूज़ की होगी वो ग्राफिकल यूज़ पे की होगी कि आपके पास विजुअल्स होते हैं, आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और आपको कुछ नज़र आता है, उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। अब हम कमांड लाइन इंटरफेस के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये हम टर्मिनल के थ्रू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को टर्मिनल कहते हैं, और इसके अंदर ये शेल चल रहा होता है। शेल क्या है? एक जगह है जहाँ पर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रन कर सकते हैं और शेल स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, इस शेल को हम कमांड लाइन भी कहते हैं। लिनक्स की कमांड्स जो हैं वो एक उसका एक सिंटैक्स है जनरली, और वो सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपकी कमांड वर्ड आता है,
जो भी कमांड आप रन करना चाह रहे हैं, तो वो एक कीवर्ड है लिनक्स का। डिफरेंट कमांड्स हैं, वो हम आगे चल के ऑप्शंस देखते हैं कौन-कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। और फिर हर कमांड के साथ उसकी कोई ऑप्शंस भी होते हैं, जो हम कमांड रन करते हैं तो उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी बताना चाहें अगर, कि ये कमांड एग्ज़ीक्यूट तो करना है लेकिन किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना है, व्हाट पर्पस। ठीक है? तो वो ऑप्शंस हमारे पास एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जितने भी ऑप्शंस हमारी पर्टिकुलर जो भी कमांड हम रन कर रहे हैं, उसके साथ जो भी ऑप्शंस हम लगाना चाहते हैं, वो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं कि पहले एक ऑप्शन 1 देन ऑप्शन 2 एंड सो ऑन, as many options as required। तो अब हम कुछ बेसिक कमांड्स रन करके देखते हैं। मेरे पास मेरा टर्मिनल चल रहा है। आप भी अपना टर्मिनल ऑन कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स की स्क्रीन पर जाएंगे तो जो नीचे आपके पास जो मेन्यू है, मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और आपके पास इस तरह का आइकन होगा टर्मिनल का। तो टर्मिनल आप स्टार्ट कर लें एंड आपके पास एक कमांड लाइन आ जाएगी जिसके ऊपर आप कमांड्स इनपुट कर सकेंगे। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मैक का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है क्या कि आपके पास एक स्क्रीन होगी जिसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट इनपुट कर सकेंगे। ठीक है, नाम मेरा भी स्क्रीन का इस टूल का टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम अपनी कमांड जो कौन सी यूज़ करेंगे, अप टाइम। अप टाइम क्या है कि एक कमांड है जिससे लिनक्स सिस्टम हमें ये बताता है कि जो सिस्टम है वो कितने टाइम से रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो सिंपल है, एक सिर्फ अप टाइम का ये कमांड है। इस वक्त हम कोई इसके साथ ऑप्शन नहीं रन कर रहे, तो जस्ट द कमांड अप टाइम। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमें कुछ आउटपुट रिस्पॉन्स में देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। तो शुरू सबसे पहले इसने मुझे करंट टाइम बताया कि राइट नाउ जब ये कमांड मैंने रन की है तो इट्स 11:39। फिर ये मुझे बता रहा है कि ये 4 दिन से सिस्टम रनिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, 4 दिन से ये रनिंग स्टेट के अंदर। एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद है हमारे पास, नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं सिस्टम पे कितने हैं, लोड एवरेजेस वगैरह हैं। बट जो मेन हमारा पर्पस था इस कमांड को रन करने का, वो क्या था कि हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम से रनिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे याद है मैंने आपको कहा था कि लिनक्स सिस्टम्स काफ़ी अरसे तक बल्कि इंडेफिनिटली आप उनको रनिंग स्टेट में रख सकते हैं। तो सालों साल तक वो चलते रहते हैं विदाउट नीडिंग अ रीस्टार्ट। तो इसी तरह से जब भी आप कोई लिनक्स सर्वर पे काम कर रहे हैं और आपने देखना है कि वो कब से रनिंग स्टेट में, तो आप अप टाइम कमांड से ये पता कर सकते हैं कि जो सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, वो उसकी क्या रनिंग स्टेटस क्या है, कब से चल रहा है। तो दिस इज़ द अप टाइम कमांड। टर्मिनल पे जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, इफ़ यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन तो यू जस्ट हैव टू टाइप क्लियर और आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। और होता क्या है कि अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यू विल फाइंड योर अदर कमांड्स। बस ये होता है कि इट विल स्क्रॉल डाउन और जो पेज आपका करंट पेज है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कमांड हम देख रहे हैं, उसका नाम है यूनेम। यू नेम क्या है कि इससे आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसका नाम। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शन अगर एस हम यूज़ करते हैं तो इट प्रिंट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। सबसे पहले तो हम यू नेम एज इट इज़ कमांड रन करते हैं विदाउट ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल डार्विन आ गया, तो दिस इज द नेम ऑफ माय सिस्टम। आप जब रन करेंगे तो आपका जो भी लिनक्स का सिस्टम होगा उसका नाम आपके लिए आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यू नेम के साथ कुछ ऑप्शंस अटैच करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो अगर आई रन द यूजर नेम कमांड विद एस तो इट विल प्रिंट द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। इफ आई रन यू नेम, अच्छा, ऑप्शन
इस कमांड में यू हैव टू यूज -s, ठीक है। तो माइनस एंड लोअर केस एस, ये केस सेंसिटिव है। तो आप इसको रन करेंगे तो यस इट विल अगेन शो डार्विन। तो जो यूज़र नेम है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो कर रहा है, दी एस ऑप्शन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एस ऑप्शन शो कर रहा है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगर आपने रिलीज़ नंबर पता करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज़ क्या है, तो यू विल रन द सेम कमांड यू नेम -r फॉर रिलीज़, ठीक है। तो इसको मैं रन करूँगा तो इट विल गिव मी द रिलीज़ नंबर। तो आई एम रनिंग डार्विन 17.7.0। इसी तरह से अगर मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नंबर रिलीज, मुझे वर्जन नंबर चाहिए तो आई रन द -v कमांड, ठीक है। तो अगेन मैं यू नेम कमांड है मेरी और ऑप्शन में -v इनपुट करूँगा तो इट विल गिव मी द होल वर्जन नंबर, ठीक है। डार्विन कर्नल वर्जन 17.7.0, इसका डेट भी है कि ये कब रिलीज हुआ था एंड सो, ठीक है। तो इससे मुझे पूरा वर्जन नेम इससे एक्सेस हो जाएगा। लास्टली अगर मैं चाहूँ कि मैं ये तीनों कमांड्स एक साथ रन करूँ तो आई कैन रन यू नेम -srv। इससे ये तीनों कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यू नेम -srv, ठीक है। तो इट विल गिव मी ऑल द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसने मुझे इसका -s ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम बताया, फिर इसने मुझे रिलीज बताया, फिर इसने मुझे वर्जन दिया, ठीक है। तो इट गिव्स ऑल द डिफरेंट इंफॉर्मेशन। एक और ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमने प्ले किए। एक और ऑप्शन है हमारे पास विच इज़ -a। -a से क्या होगा कि इट विल गिव यू ऑल द ऑप्शंस, क्योंकि SRV से के अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करें कि यू नेम -a अगर हम रन करते हैं तो क्या होगा कि जितनी भी कमांड्स, जितने भी ऑप्शंस यू नेम के कमांड के साथ एप्लीकेबल हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस वक्त ऑल द डिफरेंट कमांड्स हैव रन। तो इसमें मुझे यू नेम का कंप्लीट पूरा का पूरा काम, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे इसमें एग्जीक्यूट हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आई है, जिससे यहाँ पर मेरा नाम भी आ गया, यूज़र नेम भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़र नेम कमांड यूज़ करके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। और फिर हम क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन ताकि हम नेक्स्ट पे जा सकें। हर कमांड के लिए जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब के साथ एक कोई मैनुअल आती है, राइट। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ कोई एक बुक आती है जिसके अंदर उसके इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस एंड जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होती है, और यूज़र मैनुअल भी होती है कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है। तो इस तरह से लिनक्स के साथ भी एक मैनुअल आती है, वो आपके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है। इसको एक्सेस करने के लिए हम मैन कमांड यूज़ करते हैं। मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल, और मैन कमांड है हमारी, और इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जो भी कमांड जो हमें लुकअप करनी है वो हमारे ऑप्शन में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें यू नेम के बारे में मैनुअल में से रिट्रीव करना है कि यू नेम है क्या और उसको यूज़ कैसे करना है, तो हम मैनुअल कॉल कर सकते हैं यूजिंग मैन, और उसके ऑप्शन में कौन सी कमांड हमें यू नेम के बारे में पता करना है, तो हम ये अगर रन करें मैन यू नेम, तो हमारे पास इसकी यूज़र मैनुअल आ जाएगी जिसके अंदर यू नेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यू कैन सी यू नेम के बारे में इससे आपको बता रहा है कि ये है किस लिए, टू प्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। अच्छा, सिनॉप्सिस में क्या होता है कि आपके पास कमांड होती है और इसके जो भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो सारी कमांड ऑप्शंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। अच्छा,
फिर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनेम में क्या है, द नेम यूटिलिटी राइट्स सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग वन और मोर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। और फिर आपको ये फॉलोइंग ऑप्शंस बता रहा है कि कौन कौन से ऑप्शंस, जैसे ये यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, इधर आपको हर ऑप्शन की डिटेल ब्रेकडाउन बता रहा है कि व्हाट इज़ द ऑप्शन गोइंग टू डू, ठीक है। तो जैसे, और वो इसी ऑर्डर के अंदर है। तो सबसे पहले ए है, तो अगर आप माइनस ए में देखेंगे तो क्या कह रहा है, बिहेव एज दो ऑल ऑफ द ऑप्शंस माइनस एम एन आर एस वी वर स्पेसिफाइड। तो इस कमांड में अगर आप माइनस ए की कमांड ऑप्शन रन करेंगे तो यू नेम माइनस ए, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, इट विल बी द सेम एज यू नेम माइनस एम एन आर एस वी, ठीक है। तो ये कितनी 5 कमांड्स ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप यू नेम माइनस ए एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर सिर्फ यू नेम माइनस एम करेंगे तो इट विल प्रिंट द मशीन हार्डवेयर नेम, ठीक है। ये आपके हार्डवेयर का नाम क्या है। अगर आप सिर्फ माइनस एन रन करेंगे तो आपके नोड का नाम बताएगा। नोड क्या होता है कि अगर आप किसी क्लस्टर के अंदर हैं, किसी क्लाउड क्लस्टर के अंदर हैं, तो आपका जो फिजिकल सिस्टम है, उस सिस्टम का आपके क्लस्टर के अंदर कोई नाम होगा, उसका नाम आउटपुट होगा। अच्छा, माइनस पी आपकी मशीन के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का नाम बताएगा। माइनस आर हम ये तो हम देख चुके हैं, रिलीज नेम एंड वर्जन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये यूज़र मैनुअल अवेलेबल है। इसको हम किसी भी लिनक्स कमांड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो, कोई कमांड नहीं समझ आ रही हो, तो उसके अंदर उस सिचुएशन में आप हमेशा मैनुअल को कॉल कर सकते हैं। अब इससे एग्ज़िट कैसे करें मैनुअल से। मैनुअल से एग्ज़िट करने के लिए या तो आप सिर्फ क्यू की को प्रेस कर दें तो वो क्विट हो जाएगा, या आप कंट्रोल सी करेंगे, तो कंट्रोल सी से नहीं हो रहा तो क्यू से कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी से भी होता है, और कंट्रोल अभी पता नहीं, मैं शायद श्योर, कंट्रोल सी आप लिनक्स पे करेंगे तो इट शुड ऑल्सो वर्क। इस तरह से हमारे पास लिनक्स की मैनुअल है, तो ये मैनुअल हम किसी भी लिनक्स कमांड के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्विचिंग टू रूट। आपके पास अभी जैसे मैंने कहा था कि रूट यूज़र होता है जिसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ चाहिए, तो आप su माइनस कमांड रन कर सकते हैं। इससे आपको रूट की प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, तो आप रूट यूज़र में स्विच हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जब यहाँ पर हूँ तो आई एम रनिंग ऑन माय ओन यूज़र नेम, ठीक है। तो अगर मैं su माइनस कमांड रन करूँगा तो आई विल स्विच टू द रूट यूज़र। अगर ये वर्क ना करे तो यू कैन डू द sudo su, ठीक है। तो इससे आपको रूट यूज़र एक्सेस मिल जाएगा। बट यू शुडंट डू इट लाइटली। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको करने सिर्फ तब चाहिए अगर आप कोई सिस्टम लेवल चेंज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप अपने जो आपका जो रेगुलर यूज़र है उसी से आप काम करें, अदरवाइज इट कैन कॉज अनवांटेड डैमेज अगर आप हर वक्त रूट यूज़र पर हैं। तो बहुत से न्यू कमर्स जो हैं वो रूट यूज़र पे आ जाते हैं और वहीं पे सारे काम करते हैं, एंड देन समथिंग बैड हैपेंस और फिर सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप अपने यूज़र पे रहें, बट दिस इज़ द ऑप्शन अवेलेबल कि आप कोई चीज़ अगर इंस्टॉल कर रहे हैं या समथिंग, तो उस वक्त आप रूट यूज़र पे स्विच करके कर लें, एंड देन यू कम बैक। ठीक है, तो द अदर ऑप्शन इज sudo su। अगर आपको खाली su से काम नहीं हो रहा तो यू डू sudo su। अच्छा,
कमांड्स फॉर प्रोसेसिंग फाइल्स। अब हम कुछ और कमांड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम कमांड देखते हैं, अच्छा इस वक्त हम कौन सी कमांड्स देख रहे हैं? ये शुरू में हमने जो कमांड्स देखी थी ये तो सिस्टम टाइप की कमांड्स थी जो बेसिक थी कि अप टाइम, यूज़र के सिस्टम के बारे में, मैनुअल के बारे में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फाइल प्रोसेसिंग के जो काम हैं उन कमांड्स के बारे में अब हम ओवरव्यू लेते हैं कि कौन-कौन सी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है हाउ टू कॉपी लाइन्स ऑफ डेटा। एक सेकंड, मैं इससे पहले एक चीज़ चेक कर लूँ। होपफुली आई हैवंट। इससे इस उन कमांड से पहले लेट मी डू सम, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बुक में से कवर कर लूँ, ये मेरी स्लाइड्स में नहीं है। अ, लेकिन हम इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। चैप्टर 5। चैप्टर 5 के लिए कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने स्लाइड्स में कवर नहीं की हुई, तो इसको हम डायरेक्टली बुक में से रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम जब कमांड्स आएंगे तो फिर हम दोबारा से स्लाइड्स पर आ जाएंगे और अ, जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसको भी यूज़ करते रहेंगे। तो चैप्टर 5 में क्या है कि टॉकिंग अबाउट वो कुछ काम जो आप लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद कर सकते हैं। तो अगर आपने मैनेजमेंट करनी है हार्डवेयर की और पेरिफेरल्स की, तो सबसे पहले आपके पास सीपीयू है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर वर्किंग टुगेदर स्मूथली। जब आपके पास सबसे पहले इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है? जब भी, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आपके पास जो फिज़िकल सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ होती हैं हार्डवेयर की, जैसे कि डिस्क स्पेस और मेमोरी, ठीक है? और आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या चीज़ है? ये आपके जितनी भी कंप्यूटिंग अ, जो टास्क होते हैं, वो सीपीयू परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? और उसकी स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज़ में हो सकती है या गीगाहर्ट्ज़ में हो सकती है। ये बताता है कि आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो कितने ट्रांज़ैक्शंस एक वक़्त में हैंडल कर सकता है। ठीक है? तो इसके जो स्पेक्स हैं ये आपको एक और चीज़ भी बताते हैं कि कौन-सी फ़ैमिली का सीपीयू है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपके लैपटॉप्स में लगे हुए होंगे, वो x86 होंगे या x86 64 होंगे, ठीक है? और सीपीयू के साथ आपके पास उसके नंबर ऑफ़ कोर्स भी होते हैं, ठीक है? कुछ आपके पास शायद ड्यूल कोर सिस्टम हो, किसी के पास क्वाड कोर होगा। अब तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीपीयूज़ आने लगे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने सीपीयू के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमने यूनेम तो हमने देख लिया था कि उसके अंदर आपके पास यूनेम माइनस ए जब हम रन करते हैं तो इसके अंदर आपके पास अ, ये आ जाता है कि आपके पास सीपीयू कौन सी फैमिली का है, राइट? तो मेरे पास x86 64 बेस सीपीयू प्रोसेसर है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और कमांड है जिससे हमें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है सीपीयूज़ के बारे में, ठीक है? इस ये कमांड क्या है? एलएस सीपीयू।
इसको अगर मैं समझाऊँ तो ls जो है वो हम यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए, ठीक है? तो लिस्ट सीपीयू। अच्छा, तो लिस्ट सीपीयू अगर हम रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा, जिसके अंदर हमारे सीपीयू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। समटाइम्स ये कमांड्स मैक पे नहीं चलती, ठीक है? लेकिन आप लिनक्स पे रन करेंगे तो अ, ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है आपके पास। अम, एक फ़ाइल एग्ज़िस्ट करती है अ, एट दिस लोकेशन। अ, फ़ाइल पाथ्स को भी हम डिटेल में रिव्यू करते हैं। इससे पहले जस्ट इस कमांड को अगर हम रन करेंगे कैट अ, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश proc proc स्लैश cpu info। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा होगा जो हमारी ये वाली इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, ठीक है? तो ये दोनों तरीके हैं। एक तो हम LSCPU कर सकते हैं, जिससे हमें इस तरह का फ़ॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और दूसरी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं कैट proc CPU info। मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। ये लिनक्स फाइल सिस्टम का कुछ फ़र्क है, तो मेरी मेरे लिए और आपके लिए थोड़ा-सा कुछ डिफ़रेंस होगा। तो ये यूबंटू में आप रन करेंगे तो इट विल वर्क फाइन, लेकिन मेरे लिए कुछ ट्रबलिंग होता है यहाँ पर। तो एनीवे ये आप अपने अपने एंड पर अपने टर्मिनल में रन करके देख सकते हैं। तो जब आप LSCPU रन करेंगे तो वो एक फॉर्मेटेड टेबल फॉर्मेट में टाइप का आउटपुट आएगा, और जब आप कैट कमांड के साथ रन करेंगे तो वो टेक्स्ट बेस्ड कुछ रिस्पॉन्स आएगा आपके पास। आगे चलते हैं। तो वो इससे पहले जो हमने कमांड्स देखी थी LSCPU और कैट proc CPU info, वो आपकी CPU के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सीपीयू एक हमारी लिमिटेशन है जो हमारी फिज़िकल मशीन के ऊपर है, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नेक्स्ट थिंग है, वो हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है? तो हमारी हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? एक डिस्क है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, स्टोरेज स्पेस है बेसिकली, जहाँ पर हम डेटा अपना सँभाल के रखते हैं। अच्छा, अम, अगर हमें बाद में कभी डिस्क ऐड करनी होती है तो आप अपनी पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लिनक्स के अंदर कुछ पार्टीशनिंग टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले fdisk टूल्स नाम है एक। ये इसके अंदर कुछ टूल्स, ये कलेक्शन है टूल्स का। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं, fdisk, cfdisk एंड sfdisk। ये टूल्स हैं जो आपको पार्टीशनिंग के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन ये बिगिनर लेवल के लिए अगेन पार्टीशनिंग इज़ नॉट ईज़िली काइंड ऑफ थिंग, इससे आप सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं। तो जब भी पार्टीशनिंग करें तो बहुत केयरफुली होके। द अदर ऑप्शन इज़ लाइक पार्टेड टूल्स, जो प्रेज़ेंट करता है आपको GUI और टेक्स्ट बेस्ड पार्टीशनिंग दोनों। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा-सा बिगिनर्स के लिए ईज़ियर है क्योंकि इसमें आपको विजुअल ग्राफ़िक स्क्रीन बेस्ड टूल आपको देगा। fdisk टूल में क्योंकि वो कंप्लीटली कमांड लाइन बेस्ड है, तो अगर आपने कोई भी कमांड आगे-पीछे कर दी तो इट विल बी डिज़ास्टर फॉर योर सिस्टम। यहाँ पर आपको विजुअली नज़र आ रहा होता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो ये थोड़ा-सा बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड। And there is also the GPT fdisk tools। ये fdisk tools के साथ ही पार्टीशनिंग टेबल्स के लिए एक एडिशनल टूल है। तो लेकिन फॉर यू गाइस अगर पार्टीशंस लाजमी है करना तो आई वुड सजेस्ट यूजिंग द लाइव पार्टेड टूल्स। ये इस तरह का इसका यूआई है। तो आपके पास जो आपकी पूरी हार्ड ड्राइव है वो पूरी नज़र आ रही होती है। इसके अंदर आप विजुअली ना देख सकते हैं कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो यहाँ से मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। Some commands that you can use to check the existing
स्पेस ऑन योर कंप्यूटर। कि अगर हमने ये चेक करना है कि इस वक्त हमारे सिस्टम में स्टोरेज स्पेस है कितनी। तो सबसे पहले आपके पास है df-h। df-h कमांड से क्या होगा कि आपको डिस्प्ले कर देगा कि आपके पास कितनी स्टोरेज स्पेस है सारी जो भी माउंटेड डिवाइसेस हैं। माउंटेड डिवाइसेस से मतलब ये कि वो सारी डिवाइसेस जो आपके यूबंटू सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुई थी। एंड -h ऑप्शन इससे क्या होता है, इससे आपको ये बताएगा कि ये ह्यूमन रीडेबल आउटपुट में प्रिंट करें। ठीक है। अगर आप -h नहीं करेंगे तो बहुत ही मतलब अजीब तरीके से डिस्प्ले करेगा जो कंप्यूटर को समझ आ रहा होगा लेकिन हमारी आंखों से देखकर बहुत ही अनरीडेबल होगा। तो -h ऑप्शन लगाकर इट विल उसको रीफॉर्मेट कर देगा ताकि ह्यूमंस उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, फिर हमारे पास एक कमांड है du की। du कमांड से क्या होता है, आपके पास जो भी इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं, उनकी एक लिस्टिंग मिल जाएगी और उन फाइल्स के साथ हर फाइल की फाइल साइज़ भी आपको डिस्प्ले होगा। एंड फाइनली आपके पास du-s का ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि जो आप डायरेक्टरी बता रहे हैं, उसका ओवरऑल पूरा साइज़ आपको बताएगा। तो लेट्स ट्राई दीज़ कमांड्स। df-h अगर हम रन करते हैं तो इट विल शो मी मेरे पास जो डिफरेंट डिस्क्स अवेलेबल हैं उनके बारे में, कि मेरे पास कितनी स्टोरेज इंफॉर्मेशन है, कितने साइज़ है, कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है, मैंने कितनी कैपेसिटी यूज़ कर लिया है डिस्क की। ठीक है। कितना मेरे पास फ्री स्पेस है एंड सो ऑन। तो दिस इज़ अ ह्यूमन रीडेबल आउटपुट। और अगर मैं खाली df रन करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ये समझ नहीं आ रहा कि 2 3 6 5 मतलब व्हाट इज़ इट। तो इसको समझने के लिए वी कैन यूज़ द df-h ऑप्शन, जिससे फाइल साइज़ जो हैं जो उनके उनके आगे ये आ जाता है कि जो मेजरमेंट यूनिट है वो आ जाता है और ये थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास थी कौन-सी du कमांड। हमारे पास इस वक़्त हम जैसे मैं अपनी इस वक़्त मैं अगर ये देखना चाहूँ कि मैं कमांड लाइन पर तो हूँ, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर इस वक़्त लॉग्ड इन हूँ। लेकिन मैं टर्मिनल के अंदर हर पॉइंट पर आप ना किसी एक फ़ाइल लोकेशन के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं, जहाँ पर आपकी कमांड्स एग्ज़ीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है? तो वो आपके जो फ़ाइल सिस्टम है उसके हिसाब से। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप विंडोज़ अगर फ़ाइल सिस्टम से आ रहे हैं, तो आप इस तरह से सोचें कि आपकी सी ड्राइव है, ठीक है? तो आप हर वक़्त जब आप टर्मिनल में होंगे तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका सी ड्राइव होगी जो आपकी रूट ड्राइव है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उससे क्या होगा कि जो भी कमांड आप रन करेंगे वो डायरेक्टली सी ड्राइव का जो मेन फ़ोल्डर है वहाँ पर अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है? तो इसी तरह से अ, आप फिर अगर कमांड को एक किसी सर्टेन लोकेशन पे रन करना चाह रहे हैं तो पहले आपको वहाँ पर नेविगेट करना होगा और फिर आप उस कमांड को रन कर सकेंगे। इसी तरह से लिनक्स के अंदर भी एक फ़ाइल सिस्टम है, वो थोड़ा-सा फ़र्क है विंडोज़ से। फ़ाइल सिस्टम अभी हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन जब आप टर्मिनल पे होते हैं, तो आपके पास आप किसी एक लोकेशन पर मौजूद होते हैं। तो वो लोकेशन पता करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है? pwd। इसको जब आप रन करेंगे तो ये आपको लोकेशन शो करेगा कि आप इस वक़्त जो कमांड लाइन एक्टिव है, वो कौन-सी लोकेशन पे ये कमांड रन करेगा, ठीक है? तो इस वक़्त वी आर एट द यूज़र्स एंड आदिल फ़ोल्डर, ठीक है? तो ये आदिल का फ़ोल्डर है यूज़र्स फ़ोल्डर के अंदर।
और ये मेन यूजर्स फोल्डर जो है ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं, ताकि अगर हमें लोकेशन चेंज करनी है तो वो हम कर सकें। और साथ में अब हमें ये पता पता लग गया कि हम यूजर्स आदिल फोल्डर के अंदर हैं। अब मैं अगर ये पता करना चाहूँ कि इस फोल्डर के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, इस फोल्डर के कंटेंट्स क्या हैं, तो आई कैन लिस्ट देम। तो आई जस्ट हैव टू डू ls। जैसे हमने ls cpu किया था cpu के बारे में इंफॉर्मेशन लिस्ट करने के लिए, अगर मैं खाली सिर्फ ls रन करूँगा तो इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ द फाइल्स हमारी करंट लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो मेरे फोल्डर के अंदर आई हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन दिस आदिल डायरेक्टरी। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर देखूँ कि कोई लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को, मैं अगर चाहूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर स्विच करूँ। ठीक है, तो आदिल फोल्डर के अंदर हूँ, मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं स्विच करूँ टू द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। तो टू डू दिस मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा, इसकी कमांड है cd टू चेंज द डायरेक्टरी। और मैं क्योंकि अभी ऑलरेडी आदिल के फोल्डर में हूँ तो मेरे लिए ये सारे जो नेम्स हैं ये मेरे लिए एक्सेसिबल हैं। तो इस वक्त मैं अगर डॉक्यूमेंट्स टाइप करूँ, ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में रीडायरेक्ट हो सकता हूँ वो फोल्डर खोल के। ठीक है, तो आई कैन डू cd डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखें कि मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर अगेन इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि नज़र आए। अगर मैं अगेन यहाँ पर ls कमांड रन करता हूँ, ls से पहले मैं pwd रन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं पहले यूजर्स आदिल फोल्डर के अंदर, उसके अंदर मैं फिर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्रेशन है, हायरार्की एक बनी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे टॉप लेवल पे मेरा रूट फोल्डर है। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये मेरा जो मेरा जो बेस डायरेक्टरी है ना, जो होम डायरेक्टरी, होम नहीं, जो रूट डायरेक्टरी, वो फॉरवर्ड स्लैश से बताई जाती है। उस फॉरवर्ड जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है, उसका नाम है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स के अंदर फिर मेरे पास एक फोल्डर है, उसका नाम है आदिल। और फिर आदिल के फोल्डर में एक और फोल्डर है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो pwd से मैं हमेशा पता लगा सकता हूँ कि इस वक्त मैं कौन सी लोकेशन पर। एंड अगेन मैं अब ls रन करूँगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, एंड नाउ अब ये वाली कमांड चेक करते हैं, du होम। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि ये मुझे बता रहा है कि इस फाइल लोकेशन पर, जो भी मैं फाइल लोकेशन दूँ उसके अंदर मुझे बताओ कि कौन कौन सी फाइल्स हैं और उनके फाइल साइजेस भी बता। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लूँ कि मुझे पता करना है कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और उनके फाइल साइजेस क्या हैं। ठीक है, तो आई कैन डू du। ठीक है, जिससे मुझे पता लगेगा कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स और मुझे उसकी फाइल साइजेस बता देगा। और इस कमांड के साथ ऑप्शन में मैं वो लोकेशन बताऊंगा जहाँ पे मुझे ये कमांड रन करनी है। तो आई विल कॉपी दिस पाथ, इसको पाथ कहते हैं और यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ये रन करूँगा। तो अब आप देखें क्या हुआ क्या। मेरे पास यूज़र आदिल डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स थी इन द होल फोल्डर, सबकी फाइल साइज एंड फाइल लोकेशन आ गई। ठीक है,
ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो लेट्स नैरो इट डाउन जस्ट अ लिटिल बिट। मैं किसी और फ़ोल्डर में जाता हूँ। एसएस फ़ोल्डर में चले जाता हूँ, सीडी एसएस। मेरे पास इसमें कुछ फाइल्स कम है, इसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट सेव किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करता हूँ, तो आई एम अगेन इन यूजर्स आदल डॉक्यूमेंट्स एसएस। अच्छा, इसमें मैं अगर du कमांड रन करता हूँ ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें मेरे पास दो फोल्डर्स हैं। आर्काइव फोल्डर है, इसकी फाइल साइज आ गया। फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स फॉर थ्योरी वीडियोस आ गया, इसका फाइल साइज आ गया। और जो ओवरऑल फोल्डर है इसका भी फाइल साइज आ गया। ठीक है, तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं फाइल साइज देखने के लिए। और अगर मैं du-s के साथ ये कमांड रन करूँ, तो मुझे सिर्फ जो टोटल ये वाला फोल्डर है, सिर्फ मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडिविजुअल फोल्डर्स को इग्नोर कर देगा। ओनली जो टोटल अमाउंट है, टोटल स्पेस, दैट्स ऑल आई विल सी। रिमूवेबल स्टोरेज, यूज़र स्टोरेज होती है हमारे पास, वो हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं नॉर्मली। जैसे यूएसबी ड्राइव्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम लिनक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास वो हार्डवेयर के साथ अवेलेबल है। तो आप अपना जो भी यूएसबी एक्सटर्नल ड्राइव है वो लिनक्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप उसको डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, GUI के थ्रू। आपके पास जो फोल्डर्स होंगे उसके अंदर आपको ड्राइव्स, आपकी जो अटैच रिमूवेबल मीडिया है वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं जाते हैं, तो आपके पास एक और लोकेशन है स्लैश मीडिया के नाम से, जो आपके रूट फोल्डर के अंदर मीडिया फोल्डर है। वहाँ पर आपके पास जो भी रिमूवेबल स्टोरेज होती है, वो जब आप माउंट करते हैं, माउंट मतलब जब आप उसको प्लग करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेस मिल जाता है आपको। तो वो डेटा आपको मीडिया के डायरेक्टरी में आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, आफ्टर यूजिंग द रिमूवेबल मीडिया आपको अनमाउंट करना चाहिए। अनमाउंट क्या होता है, जब आप जैसे विंडोज़ पे यूज़ करते हैं यूएसबी, तो उसमें आता है ना कि सेफली इजेक्ट द डिस्क, तो वो बेसिकली अनमाउंट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर आप अनमाउंट उसको करेंगे पहले, तो फिर आप इसको इजेक्ट करें, तो इट विल बी सेफर कि वो ऑल ऑफ अ सडन रिमूव ना हो और आपकी डिवाइस खराब ना हो। ठीक है, तो अनमाउंट हमें एक्सप्लिसिटली अनमाउंट करना होता है रिमूव करने से पहले इसको। ठीक है, हाँ, तो जब आप चेक करना चाह रहे हो, तो आप राइट क्लिक करें डिस्क के ऊपर यूआई पे, तो यू कैन सी द अनमाउंट इजेक्ट वॉल्यूम और सेफली रिमूव, जो विंडोज पे सेफली रिमूव आता है फीचर। अच्छा, आप अपने सिस्टम के अंदर और भी डिफरेंट डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, जो हार्डवेयर हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कैमरास, फ़ोन, स्कैनर, प्रिंटर्स, इस तरह से जो भी डिवाइस हम लोग इंटरैक्शन करते हैं कंप्यूटर के साथ में। अच्छा, इनमें ज़्यादातर तो प्लग एंड प्ले जो सिस्टम होता है उसके साथ चल जाता है, कि आपने यूएसबी से कनेक्ट किया और वो सारा खुद से खुद इंस्टॉल भी हो जाती हैं चीज़ें और कॉन्फ़िगर भी हो जाती हैं। कभी-कभी आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रिंटर ऐड करते हैं, तो प्रिंटर ऐड करने के लिए आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाके प्रिंटर को एक्चुअली में ऐड करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन गो टू द सिस्टम सेटिंग्स एंड प्रिंटर्स एंड ऐड अ प्रिंटर। वहाँ पर जब आप ऐड प्रिंटर पे जाएंगे, तो जो भी आपका कनेक्टेड डिवाइस होगी वो आपको नज़र आ जाएगी।
एंड जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने उसके साथ ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने होते हैं, जो आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ जाते हैं। जब प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप उसका एक टेस्ट पेज भी प्रिंट करके मेक श्योर कर सकते हैं कि प्रिंटर चल रहा है। अच्छा, इंस्टॉलिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर ऑन Ubuntu। लिनक्स कंपैटिबल सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट पैकेज फॉर्मेट्स में आते हैं। जैसे हमने याद है पहले बात की थी, आरपीएम पैकेज में हो सकते हैं, या डेबियन पैकेज में हो सकते हैं। तो हमारे पास जो यूबंटू है उसके अंदर .deb फॉर्मेटिंग में पैकेजेस रन करेंगे। तो इवन अगर आपके पास आरपीएम पैकेज आता है तो वो भी आप लिनक्स में चला सकते हैं, बिकॉज क्या कहा था हमने कि जो मेन कर्नल है वो सब में सेम है। तो इवन आप यूबंटू में आरपीएम पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी डेबियन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हम एडवांस्ड पैकेजिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, और एपीटी। एपीटी से क्या होता है, ये एक शॉर्टकट तरीका है कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, तो इसका कमांड क्या होती है लिनक्स सिस्टम पे, एपीटी गेट इंस्टॉल एंड पैकेज नेम। इस कमांड से हम कोई भी पैकेज जो डिक्लेयर्ड पैकेज है यूबंटू में उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अगर एपीटी में कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं कैश के अंदर। इसका तरीका क्या है, एपीटी माइनस कैश सर्च, और वो कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि अगर आप कोई पैकेज को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, और ये आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ ट्राई कर सकते हैं। एपीटी कैश सर्च स्क्रीनशॉट पाइप सिंबल ग्रेप जीनोम। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि ये ढूंढ रहे हैं कोई एप्लीकेशन जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो जीनोम डेस्कटॉप पे चल सके। तो इट्स अ स्क्रीनशॉट, सर्च कर रहे हैं स्क्रीनशॉट का, और जो भी पैकेज आएगा उसके अंदर जीनोम को सर्च करना है। तो इस तरह से आप लिनक्स के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो पहला जो ये वाला एरिया है, ये आप एपीटी कैश में पैकेजेस को सर्च कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट के नाम से कोई एप्लीकेशन हो, और उस एप्लीकेशन के अंदर एक वर्ड सर्च कर रहे हैं फॉर जीनोम। फिर आपके पास ये वाली कमांड अगर आप रन करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके अंदर अ, एक रिजल्ट में ये होगा शटर फीचर रिच स्क्रीनशॉट प्रोग्राम। अच्छा, स्क्रीनशॉट आ गया ना नाम में, तो जब हमने सर्च किया था हमने स्क्रीनशॉट को सर्च किया था, इसीलिए शटर फीचर रिच स्क्रीनशॉट प्रोग्राम आ गया, बिकॉज इसके नाम में स्क्रीनशॉट था। इसकी डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। अच्छा, पैकेज का नाम क्या है, सिर्फ शटर। तो शटर इसका नाम है। अगर आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज apt माइनस गेट इंस्टॉल शटर। तो इस तरह से कोई भी पैकेज आप यूबंटू में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना, ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें, वो सारी चीज़ें करें। इंस्टेड आप apt गेट इंस्टॉल कमांड रन कर सकते हैं। जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी डन, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास तो ये तो कमांड लाइन पे पैकेजेस इंस्टॉल करने का तरीका है। आप ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप यूबंटू सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं और पैकेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यूबंटू के पास एक सॉफ्टवेयर सेंटर अपना भी है, जहाँ से आप नया सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल होगा। ये एक तरह से यूबंटू का ऐप स्टोर है। तो यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। वहाँ से कुछ फ्री एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी,
मे बी कुछ पेड एप्लीकेशंस भी हो। ज़्यादातर लेकिन ओपन सोर्स टाइप के होते हैं। एसी ज़्यादा हो गया। फिडोरा को हम स्किप कर देते हैं। हमने उबंटू के ऊपर फोकस करना है फिलहाल। लिनक्स के साथ फिर कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जो पहले से इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो आपके पास ऑफ़िस एप्लीकेशंस होंगी। विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस प्री इंस्टॉल्ड आता है या आपने लाइसेंस लेना होता है। लिनक्स के साथ आपके पास ओपन सोर्स ऑफ़िस सूट है नेम्ड लिब्रा ऑफ़िस। इसके अंदर आपके पास सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आपके पास एक वर्ड एप्लीकेशन प्रोसेसर है जिसका नाम है राइटर। तो इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन होगी .odt ओपन डॉक्यूमेंट टाइप। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये इसके साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, देखने में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलता-जुलता है, वो सारे ऑप्शंस जो वर्ड के अंदर हैं, यू विल आल्सो फाइंड देम। और इसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है, ये फ्री टू यूज़ है। इवन ये विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। फिर आपके पास एक्सेल का जो कंपेटिटर है, वो है कैल्क, जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? तो इसकी एक्सटेंशन है .ods। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कंपैटिबल है। फिर आपके पास इम्प्रेस है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कंपेटिटर है। इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स बना सकते हैं। और ये ऑफिस के साथ पावर पॉइंट के साथ कंपैटिबल भी है। तो ये सारी एप्लीकेशंस अगर आप अपने मेन मेन्यू में देखेंगे तो उसमें ऑफिस का ऑप्शन होगा। ये सारे प्री इंस्टॉल्ड आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे। लेकिन आई गेस ये अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस वक्त प्रेफर करता हूँ कि जो गूगल डॉक्स हैं वो इस वक्त मेरे हिसाब से बेस्ट है। क्योंकि वो ऑनलाइन लाइव स्टोरेज भी देते हैं आपको और डेटा भी आपका सिक्योर हो जाता है। एंड वो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी मुझे बेहतर लगा। इवन जैसे पावर पॉइंट से भी बेहतर मुझे गूगल स्लाइड्स लगती हैं। अब हम कमांड लाइन पर आ जाते हैं दोबारा से। अब हमने जो सारी जो लिनक्स की जो डिफरेंट अपीयरेंस एंड विजुअल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जो चीज़ें थी वो देख ली हैं। अब हम जो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कमांड लाइन है, उस पर आ जाते हैं। शेल के फीचर्स, सबसे पहले आपके पास एक चीज़ है कमांड कंप्लीशन। जब आप टर्मिनल में होते हैं, तो अगर आप कोई भी कमांड टाइप कर रहे होते हैं, आप टैब की यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि जो भी आपकी कमांड अनफिनिश्ड होती है, वो आपको सजेशंस आ जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम बिल्कुल सिंपल बेसिक यूनेम कमांड टाइप करते हैं ना पूरी, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ UNA टाइप करें और टैब दबाएँ, अच्छा, तो इस वक़्त सिंगल टैब से क्या मतलब है कि देयर इज़ मोर देन वन ऑप्शन। लेकिन अगर हम 2 बार टैब प्रेस कर देंगे, तो ये हमें 2 जो भी डिफरेंट मल्टीपल कमांड्स हैं, वो हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इफ आई अगेन डू UNAM और मैं टैब दबा दूँ, तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। ठीक है? तो जो टर्मिनल है, उसके अंदर ये ऑटो कंप्लीट का फीचर है, अगर आप टैब यूज़ करें। तो इस तरह से कोई सी भी कमांड्स मैं यूज़ करता हूँ, इवन अगर मैं ls कमांड रन करता हूँ, ठीक है? तो मुझे अगर वन आर्काइव के फ़ोल्डर के अंदर जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आई विल डू cd स्पेस
मैं खाली वन टाइप करके टैब दबा दूंगा तो इट विल गिव मी द होल नेम, क्योंकि वन से और कोई फोल्डर था ही नहीं इस लोकेशन के अंदर। तो इस तरह से आई कैन डू ऑटो कंप्लीशन यूजिंग द टर्मिनल। तो ये कमांड्स को कंप्लीट करता है। अगर सिर्फ एक कमांड अवेलेबल है जो आपके स्पेलिंग से मैच कर रही है तो वो कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। अगर मल्टीपल है तो आप 2 बार टैब प्रेस करेंगे तो आपको वो सारी जो अवेलेबल कमांड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, आपके पास टर्मिनल में कमांड हिस्ट्री का भी ऑप्शन है, जिससे क्या होता है कि जो आपने प्रीवियसली रन कमांड एग्जीक्यूट की हुई होती हैं, वो आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का क्या तरीका है कि आप अप एंड डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं जो प्रीवियस कमांड्स को स्क्रॉल करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आके अप एरो प्रेस करता हूँ तो जो लास्ट मैंने कमांड रन की थी वो क्या थी? क्लियर, राइट? तो मैं अब करूँगा तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर से पहले मैंने कौन सी कमांड रन की थी? एलएस। तो मैं अगेन अप एरो करूँगा तो आई विल गेट एलएस। एलएस से पहले कौन सी कमांड रन की थी? यूनेम। तो मैं अगेन अप एरो करूँगा तो यूनेम। तो इस तरह से मैं अपने जो भी मैंने कमांड्स रन की हुई भी होती हैं, उनके अंदर मैं हिस्ट्री को स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल द डिफरेंट कमांड्स अभी तक जो मैंने रन किया। ठीक है। अच्छा, मेरे पास राइट एंड लेफ्ट एरो कर्सर्स हैं, उससे तो जो भी नॉर्मल क्या है कि मैं अपने कमांड के अंदर स्क्रॉल कर सकता हूँ। जो मेरे पास कंट्रोल प्लस ए की से क्या होगा कि जो मैं मेरी कमांड है, जो मेरा जो कर्सर है जहाँ पर मेरी पोजीशनिंग है, वो लाइन के फ्रंट पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर एक कमांड पर आता हूँ, ये क्लियर की कमांड अगर है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो इस वक्त देखें कि जो कर्सर है वो लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो आई विल जंप टू द बिगिनिंग। और इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो मैं अगेन एंड पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये इट्स अ क्विक वे टू गो टू फ्रंट और एंड ऑफ कमांड, क्योंकि जैसे आप देखें कि मेरे पास कभी इतनी बड़ी कमांड भी हो सकती है। तो मैं अगर फ्रंट पे आना चाह रहा हूँ तो आई कैन जस्ट यू कंट्रोल ए और मैं जल्दी से आ जाऊँगा, अदरवाइज मुझे पूरी स्क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इट्स जस्ट अ गुड वे। अच्छा, डिलीट की। डिलीट की से क्या होगा कि जो आपके कर्सर जहाँ पर है वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, और बैक स्पेस से क्या होगा, जो आपका कर्सर है उसके लेफ्ट पे जो कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मेरे कीबोर्ड पे सिर्फ एक की है डिलीट की, तो मैं जब डिलीट की प्रेस करता हूँ तो जो भी कर्सर के लेफ्ट पर होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कीबोर्ड पर दोनों ऑप्शंस हैं तो वो आपके पास ये दोनों फंक्शनैलिटीज काम करेंगे। अच्छा, एंड ऑल्सो कमांड हिस्ट्री में हमारे पास सर्च ऑप्शन भी है। तो हम कंट्रोल प्लस आर से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कमांड हिस्ट्री में सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे रिवर्स सर्च दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी कमांड सर्च करूँ, मैंने ls c, ठीक है, ls कमांड मैंने रन की थी तो इट विल गिव मी दैट कि मैंने वो कौन सी कमांड रन की थी। ठीक है, तो इस तरह से मैं कंट्रोल आर करके हिस्ट्री में सर्च कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं जैसे ये मैंने कुबरनेटिस की कोई कमांड रन की हुई थी तो वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड हिस्ट्री के ऑप्शन हैं कि जो भी हमारे पास जो रनिंग हिस्ट्री हमारी चल रही होती है टर्मिनल की कमांड लाइन में, वो हम नेविगेट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कमांड हिस्ट्री पे सर्च भी कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल कमांड्स। हमारे पास हमने मैनुअल कमांड देख चुके हैं हमने,
Let's also look at the info command. Info command क्या है? It shows the online information about a command. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, तो जैसे हमने मैनुअल यूज़ किया हुआ था यू नेम के लिए, तो इससे हमारी मैनुअल आ जाती है। इस तरह से हमारे पास इन्फो कमांड है। इन्फो से क्या होता है कि जो आपकी मैनुअली कॉल करती है, लेकिन दिस इज कनेक्टेड टू दी ऑनलाइन इंटरनेट। ठीक है, तो ये ऑनलाइन जाकर दिस इज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। फिर आपके पास व्हाट इज की कमांड है। व्हाट इज क्या करता है? जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता है आपके कीवर्ड की। तो व्हाट इज यू नेम। ठीक है, तो इससे आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है अबाउट द कमांड। जो भी कीवर्ड है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, टाइप से क्या होगा कि आपको लोकेशन बताएगा ऑफ अ कमांड फाइल। तो मैं अगर टाइप करता हूँ यू नेम, तो मुझे यू नेम की जो कमांड फाइल है उसकी लोकेशन बताएगा कि ये जो एक्चुअल इसका जो प्रोग्राम है वो स्टोर कहाँ पर है। तो इस लोकेशन पर यूज़र बिन यू नेम, यहाँ पर ये वाली जो कमांड है इसकी फाइल यहाँ पर स्टोर है। तो ये हम टाइप किसी भी कमांड, लिनक्स की जो भी कोई कमांड्स हैं, जो ये सारी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो हमारे एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके साथ हम वो हम टाइप कमांड के साथ रन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो कमांड फाइल उनकी किधर है। एलियस। एलियस से क्या होता है कि हम एक शॉर्ट हैंड डेजिग्नेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम कोई लंबी लेंथी कमांड अगर रन करते हैं, तो उसके लिए हम एलियस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हमने लिमिटेड कमांड्स देखी हैं, तो अभी हम शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लियर की जो कमांड रन करते हैं, हमें पूरा क्लियर टाइप करना पड़ता है। तो लेट सपोज कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक एलियस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल चेक कर लेते हैं कि एलियस है क्या। तो एलियस, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, उप्स, लाइट चली गई है मेरी। मेरी स्क्रीन तो नज़र आ रही होगी, राइट? जी, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी, नज़र आ रही है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, खैर है, अंधेरे में बैठा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, एलियस रन करते हैं। एलियस कमांड रन करेंगे। अच्छा, एलियस हमारा कीवर्ड है, ठीक है। फिर हम एलियस बताएंगे कि हम शॉर्ट हैंड क्या बनाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्लियर जो है ना, क्लियर का जो वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे 5 लेटर टाइप करने में तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूँ कि मुझे सिर्फ जो सी जो है, ये मुझे शॉर्ट हैंड बनाना है कि सी शुड बी क्लियर। ठीक है, तो मैं एलियस सी इक्वल्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अब ये एलियस बन चुका है। अगर मैं अब सिर्फ एलियस खाली टाइप करूँगा, तो मुझे ये लिस्ट कर देगा कि मेरे पास कौन-कौन से एलियसेस इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। मेरे पास एक एलियस है सी, और सी के अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है क्लियर की। तो मैं अगर अभी सी खाली रन करूँगा, तो इट विल क्लियर द स्क्रीन एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, सी जो मेरा शॉर्ट हैंड है, एलियस है, उसके अंदर मैंने एक कमांड सेव कर दिया। तो जब भी मैं सी एग्जीक्यूट करूँगा, तो एक्चुअली मैं जो सी के अंदर एलियस की जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्लियर है। तो जब भी मैं सी एग्जीक्यूट करूँगा, तो इट विल रन दिस कमांड। ठीक है। और मेरे पास अनएलियस का भी एक ऑप्शन है, जिससे
जो भी मेरे पास एलियस एग्जिस्ट करते हैं वो मैं अनएलियस कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास अभी एक एलियस है सी, तो मैं इसको अनएलियस करना चाहूँ, अनएलियस सी, तो जो सी का जो एलियस क्रिएट हुआ हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी देयर आर नो मोर एलियस, ठीक है। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको रीयूज़ करता रहूँ। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से क्या होगा? चेंज डायरेक्टरी से जो हमने देखा था कि मैं अपनी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स सी इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? यूज़र्स आदल डॉक्यूमेंट। अगर मुझे जाना है यूज़र्स आदल के ऊपर अगेन, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो या तो कंप्लीट इसका पाथ दे सकता हूँ user/आदल, ठीक है। मैं ये रन करूँगा अगर, तो आई विल कम टू माई होम। ये मेरे, इसको मैं होम कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे यूज़र का होम फोल्डर है मेरे नाम से। अच्छा, और जब आप यहाँ पर कमांड लाइन पे देख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर गौर करें, जब हम SS के फोल्डर में थे तो हम SS यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। अभी हम जब user/आदल पे आए, ये मेरा होम फोल्डर है यूज़र का, तो यहाँ पर आदल नहीं लिखा हुआ रहा, यहाँ पर ये साइन आ रहा है, इसको टिल्डा साइन बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है मेरे इस वाले फोल्डर को, ठीक है, मेरे इस वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो अब मैं दोबारा से अगर जाऊँ इसी वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ। जब मैं चेंज डायरेक्टरी करूँ ना, मुझे अगर होम फोल्डर पर आना है, उसका शॉर्टकट ये है CD एंड टिल्डा साइन। टिल्डा साइन से मैं क्या होगा मेरा, कि इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली जो मेरा होम फोल्डर है वहाँ आ जाऊँगा। इस वक्त अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करता हूँ तो इट विल से user/आदल। तो दिस एंड दिस आर इक्वल्स, ठीक है। टिल्डा साइन मेरा रिप्रेजेंट करता है मेरे होम फोल्डर को। यहाँ पर मैं एक और एलियस अगर बनाना चाहूँ, एलियस क्या बनाऊँगा मैं, H बना देता हूँ फॉर होम, और वैल्यू में दे देता हूँ CD, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब मेरे पास दो एलियस बन गए, एक मेरा क्लियर हो गया और एक मेरा चेंज डायरेक्टरी होम। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं दोबारा से इधर आता हूँ, पहले मैं अपनी होम फोल्डर में आता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट से मैंने होम फोल्डर में आ गया, और मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, और मैंने स्क्रीन क्लियर कर। लेट्स सपोज कि मैं दोबारा से यहाँ पर हूँ और मैं पूरा पाथ नहीं बताना चाह रहा, मुझे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, CD डॉट डॉट। इससे क्या होगा कि जो करंट फोल्डर है उससे एक लेवल बैक आ जाऊँगा, ठीक है, या वन लेवल अबव। तो SS फोल्डर के जो ये, इसको अगर आप एक टॉप डाउन हायरार्की की तरह समझें, तो ये रूट जो है ये टॉप के ऊपर है, रूट के नीचे यूजर्स फोल्डर है, यूजर्स के नीचे आदल का फोल्डर है, आदल के नीचे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, और डॉक्यूमेंट्स के नीचे SS का फोल्डर है। तो ये एक टॉप डाउन हायरार्की है। अच्छा, मैं अब इसके अंदर अगर नेविगेट करता हूँ तो आई विल गो टॉप और अप और डाउन द हायरार्की, ठीक है। तो अगर मुझे इस हायरार्की में मूव करना है अप एंड डाउन, तो डाउन मूव करने के लिए तो हम फाइल का नेम बताते हैं, बिकॉज जब आप फॉर एग्जांपल यूज़र आदिल के फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जब आप हायरार्की में नीचे आ रहे होते हैं तो इट्स नॉट अ 1-to-1 सिचुएशन, राइट, क्योंकि आदिल में अगर आप बोलेंगे कि गो डाउन वन लेवल, तो उसके बाद क्वेश्चन होगा कि कौन सी फाइल में जाऊँ, इतनी सारी फाइल। लेकिन जब आप इफ़ यू गोइंग अबव, तो वो
पेरेंट एक ही होता है, राइट, क्योंकि एसएस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, एसएस जो है वो दूसरे फोल्डर के अंदर नहीं है। तो जब आप मूविंग वर्टिकली अप जा रहे होते हैं हायरार्की में, तो बैकवर्ड्स अपवर्ड्स जाने के लिए हमें फाइल नेम बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं यूजिंग द डॉट सिंटैक्स। एक डॉट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके करंट फोल्डर को, ठीक है। तो cd अगर डॉट करेंगे तो आप कहीं पे भी मूव नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी टू द करंट डायरेक्टरी। लेकिन अगर आप cd डॉट डॉट करेंगे तो इट विल मूव यू वन लेवल above to the documents directory, ठीक है। ऐसे आप डॉट 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 करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, डॉट डॉट सिंटैक्स चलता है सिर्फ, ठीक है। हमने चेंज डायरेक्टरी का देख लिया कि हम चेंज डायरेक्टरी पूरा पाथ दे के कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पूरा एक पाथ दे के हमने चेंज डायरेक्टरी किया, राइट। और हम रिलेटिव डायरेक्टरी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लेट सपोज हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर हैं, राइट। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर हैं और हमें एसएस फोल्डर के अंदर जाना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम यहाँ से क्योंकि एसएस फोल्डर यहाँ पर है, अगर मैं लिस्ट करूँगा तो एसएस फोल्डर मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, राइट। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो एसएस फोल्डर है वहाँ पे नेविगेट करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं रिलेटिव यूआरएल दूं कि जहाँ पर मैं हूँ प्रेजेंटली वहाँ पर एसएस फोल्डर का एक्सेस है, ठीक है। तो मैं इस तरह से एसएस फोल्डर में जा सकता हूँ, बिकॉज जहाँ पर मैं फिजिकली अभी मौजूद हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, वहाँ पर एसएस फोल्डर एग्जिस्ट करता है और उस तक का मुझे एक्सेस है सिर्फ बाय नेम। और अगर मैं ये वाली चीज़ अगर मैं दूसरी लोकेशन से करता हूँ, अब मैं आदिल फोल्डर में आ गया हूँ, यहाँ पर मैं cd-ss करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज आदिल के फोल्डर में ss फोल्डर नहीं है, ss फोल्डर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये इट विल नॉट वर्क। यहाँ पर मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में और फिर ss में, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। यहाँ से मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग 2 लेवल्स, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स /ss, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव इसको पाथ कहते हैं। रिलेटिव पाथ किस तरह से कहते हैं कि ये स्टार्ट करता है फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ से स्टार्ट करता है और आपको पूरा एक पाथ बना के देता है। अच्छा, तो इसी तरह से अगर मैं अगर ये मैंने रिलेटिव पाथ दिया, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मैं आ जाता हूँ अगेन होम फोल्डर पे, ठीक है। होम फोल्डर पे मैं आ गया, अगेन मैं अगर एसएस पे आना चाह रहा हूँ तो या तो मैं cd documents /ss करके रिलेटिव पाथ देके नेविगेट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा कंप्लीट पाथ दे सकता हूँ। एक्चुअली मुझे इसका जो पूरा पाथ है, दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ, ठीक। तो मैं अगर होम पर हूँ तो मैं एब्सोल्यूट पाथ दे के भी चेंज डायरेक्टरी करके एब्सोल्यूट पाथ देकर भी नेविगेट कर सकते हो। तो ये मेरे पास दो तरीके हैं। आई कैन ईदर यूज द एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ शुरू होता है हमेशा रूट फोल्डर से, ठीक है। तो हमेशा एब्सोल्यूट पाथ में क्या होगा, हम टॉप लेवल पर आ जाएंगे और वो पूरा एड्रेस बताएंगे, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन। और रिलेटिव पाथ भी यूज कर सकता हूँ जो टॉप लेवल से नहीं होगा, वो एड्रेस शुरू होगा फ्रॉम द लोकेशन वेयर यू आर एट राइट नाउ। इस तरह से चेंज डायरेक्टरी काम करती है। PWD हमने देख लिया
कि ये आपको करंट लोकेशन बताता है। ln कमांड से क्या होता है कि जिन लिंक फाइल्स एंड लिंक टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ln की मेरे पास एग्जांपल है, काम करता हूँ, ln का सिंटैक्स निकाल लेते हैं। देखिए ln कमांड में क्या होता है कि हम एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर देते हैं। let's see. इस तरह से ना कि दो फाइल्स होती हैं, दोनों को हम लिंक कर देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ऐसे बना लेता हूँ। मैं नेविगेट करके आता हूँ। यहाँ पर एक मैं फाइल बना लेता हूँ एक्चुअली पहले। जब हम कोई फाइल बनाते हैं फोल्डर बनाने के लिए, हमें जैसे मैं इस क्लास का अभी तक मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल में मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास का स्पेसिफिकली एक फोल्डर बना लूँ। तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड रन करते हैं mkdir, मीनिंग मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसके साथ मैं फोल्डर बना देता हूँ, इसको मैं batch7 के नाम से कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर नाउ देयर शुड बी अ फोल्डर कॉल्ड batch7। इधर आ रहा है batch7। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसमें नेविगेट भी कर सकता हूँ batch7 के फोल्डर में। ठीक है, तो अभी मैं आ गया हूँ आदिल डॉक्यूमेंट्स batch7। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि दो फाइल्स हैं उनके लिंक्स बना दूँ। पहले हम एक कोई फाइल बना लेते हैं। लेट्स मैं भी कुछ करने जा रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। VI एक एडिटिंग टूल है जो जिससे हम कमांड लाइन पर टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड VI, और इसमें VI को कॉल करके मैं एक यहाँ पर फाइल नेम दे देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ file1.txt। इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा कि आई विल गेट अ टेक्स्ट एडिटर लाइक दिस। ये सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। इस वक्त ये रीड ओनली मोड में है। इसको मैं अगर इसमें राइट करना चाहूँ, तो मीनिंग मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ, तो आई कैन चेंज टू द इंसर्ट मोड बाय प्रेसिंग द आई की। ठीक है, तो नीचे इंसर्ट लिखा आ जाता है। यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज file1। ठीक है, इसको अगर मुझे अब सेव करना है तो आई कैन डू शूट। मसला हो गया ये कि मेरा एस्केप की टूट गई है। तो मैंने क्या किया, एस्केप की जगह मैंने कंट्रोल Q से एग्जिट किया, फिर X से मैंने राइट करके इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई file1.txt जिसके अंदर कुछ कंटेंट है। उस कंटेंट को रीड करने के लिए आई कैन यूज द cat कमांड। cat file1.txt से क्या होगा कि जो टेक्स्ट इस फाइल के अंदर है वो प्रिंट आउट होके मेरे सामने आ जाएगा। तो दिस इज file1। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक लिंक बनाना है टू अनदर फाइल। बेसिकली क्या होगा कि एक मिरर फाइल बनानी है इसकी। So let's do this. ln
फाइल 1.txt और हम क्या करते हैं फाइल 1 बैकअप बना देते हैं .txt। अब क्या हुआ है कि मैंने एक फाइल 1 बना के उसका लिंक बना दिया टू फाइल 1 बैकअप.txt। बैकअप या शॉर्टकट कर लेता है एक्चुअली, इट्स नॉट रियली अ बैकअप। खैर अगर मैं अब फाइल 1 बैकअप को अगर रीड करता हूँ, इसके अंदर भी वही टेक्स्ट आ रहा है जो फाइल 1 के अंदर आ रहा है। बेसिकली ये एक शॉर्टकट है। तो अगर मैं अगेन जाकर फाइल 1 को एडिट करता हूँ, दोबारा से इंसर्ट मोड में जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि टुडे इज अप्रैल 11, ठीक है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एस्केप करके :x करता हूँ, तो आई विल हैव, अगर कैट फाइल 1.txt को रन करता हूँ तो मेरी फाइल 1 अभी अपडेट हो गई है। फाइल 1 बैकअप को तो हमने नहीं चढ़ा था ना, लेकिन अब क्या होगा, फाइल 1 बैकअप में भी वही कंटेंट अपडेट हो गया होगा बिकॉज ये दोनों फाइल्स आपस में लिंक हुई। एक और चीज़ है, यहाँ पर अब हमारे इस फोल्डर में 2 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। लेट्स सपोज हमें कोई एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है, वो और उसको अभी एडिट नहीं करना, तो हमें सिर्फ एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके जनरेट करके छोड़ देंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज टच file2.txt। तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ फाइल file2.txt और वो और कुछ नहीं करेगा। उसको फिर हम बाद में जाके vi से जाके file2.txt को ओपन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं या जो भी हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एनीवे ये हमारे पास इस तरह से वी कैन क्रिएट फाइल्स। अगर हम डायरेक्टली vi से कोई फाइल ऐसी क्रिएट करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो जब vi से हम जब सेव करते हैं तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर हम फाइल्स को सर्च कर सकते हैं यूजिंग फाइंड, वेयर इज एंड विच। ये सर्च फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इसमें से हम एक को ट्राई करते हैं यूजिंग फाइंड का जो कमांड है वो हम रन करते हैं। इसका अगर आपने सिंटैक्स निकालना है तो बुक में ये गलत है कि बुक वाले ना सिंटैक्स पूरा नहीं शो कर रहा होता। तो लिनक्स फाइंड कमांड और इसका सिंटैक्स, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड कमांड में क्या हो रहा होता है कि हमें फाइंड कमांड हमारा कीवर्ड है, फिर उसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन लेते हैं। अच्छा फाइंड, फिर हमें लोकेशन बतानी है कि कौन सी लोकेशन पर हमें सर्च करना है। अगर हम लोकेशन नहीं बताते तो वो क्या करेगा सिस्टम कि वो रूट फोल्डर से सर्च करना शुरू करेगा और वो पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं चाह रहे होते नॉर्मली कि वो पूरा सिस्टम स्कैन करे। हमारे पास होता है कि एक जनरल आइडिया होता है कि किस लोकेशन पे सर्च करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब डॉट से क्या पता लगता है कि हम करंट डायरेक्टरी में सर्च करना चाह रहे हैं। फिर हम एक फ्लैग बताएंगे कि हम बाय नेम सर्च करना चाह रहे हैं और हम कुछ नेम बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त यहाँ पे मैंने फाइल 1.txt बैच 7 के फोल्डर में बनाया है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई गो बैक टू द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। अब मैं क्या करूँ कि मैं
कहूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ना मैंने फाइल वन बैकअप डॉट txt नाम से कोई फाइल बनाई थी। मैं उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ एंड इट हैज़ टू बी इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में तो है लाजमी। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसका नाम है और नाम के अंदर फाइल वन बैकअप। क्या होगा कि इट्स गोइंग टू रन, क्या हुआ, ठीक है, तो मुझे पूरा नाम देना पड़ा, फाइल वन बैकअप डॉट txt, राइट। फाइल वन बैकअप इटसेल्फ कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल वन बैकअप डॉट txt इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फाइल। तो जब मैंने ये कमांड रन की कि मुझे फाइंड करना है इसी फोल्डर में, मतलब डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मैं था, तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में और उसकी जितने भी चाइल्ड फोल्डर्स हैं उसमें सर्च करना था फॉर फाइल वन बैकअप डॉट txt। तो ये सर्च कमांड रन किया है इसने और इट कैन शो मी कि डॉक्यूमेंट फोल्डर में देयर इज अ बैच 7 फोल्डर और उसके अंदर फाइल वन बैकअप डॉट txt फाइल एक्सेस करती है। तो इस तरह से हम फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फाइंड कमांड। अब हम आते हैं, एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो रहा है। क्या सूरत हाल है आप लोगों की? थकन हो गई है? यस सर। नो सर, वीडियो बार बार एक दो दफा देखनी पड़ेगी। मैं अगर ये चेक करूं कि हमारा लिनक्स में और क्या क्या है, तो हम ये करेंगे कि कल हम लोग क्या करेंगे, आज अभी तक हमने जितना भी कर लिया है उसमें आप लोग रिव्यू करें, प्रैक्टिस करें आज के लिए। और कल हम ये करेंगे कि ये जितनी प्रोसेसिंग फाइल्स वाली कमांड्स हैं ये सारी हम इन डिटेल कवर कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ। और ये जितनी कमांड्स हैं विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। और फिर हम चैप्टर 8 भी कवर कर लेंगे। चैप्टर 8 भी हम कल कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड चैप्टर 9 को हम नेक्स्ट सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी है। एक सवाल था मेरा। तो ये चीज़ें आप ये करें कि टेक द डे, इन चीज़ों के साथ आप प्ले करें जो आज हमने सीखी हैं। लर्न हाउ टू यूज़ apt get, इसी के साथ डिफरेंट जो हमारे पास एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जितना भी आज मटेरियल कवर किया है हमने, जो कमांड्स रन की हैं, इन सबको आप यूज़ करके आज प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर हम जब कल मिलेंगे तो कल हम इन डेप्थ जो कमांड्स हैं जो बाकी वाली हैं उनको हम कल इन डेप्थ पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस फिर आपको पूरा हफ्ता मिल जाएगा प्रैक्टिस करने की उन पर। और नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह लिनक्स कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट संडे से डॉकर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो